हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूँगा मोल कॉन्सेप्ट की। तो मोल 1 मोल इक्वल टू आपका होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स में आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा किसी की भी बात हो सकती है। तो मोल के साथ ये जरूर बताना चाहिए कि किसके मोल की बात कर रहा है, ये स्पेसिफाई करना चाहिए। मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू इतनी होगी, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग एक कांस्टेंट से डिनोट करते हैं जिसे क्या कहते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो एवोगाड्रो इसका सिंबल होता है Na। Na मतलब क्या है आपका, एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो जहां भी Na लिखा हो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये नंबर आया कहां से? अगर हम 1 मोल कार्बन C12 आइसोटोप के मास की बात करें तो उसका मास होता है 12 ग्राम पर मोल। और एक कार्बन एटम जो C12 एटम का मास निकाला जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर से, तो वह वैल्यू निकल के आती है 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब यहां से ग्राम ग्राम देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 मोल कार्बन C12 एटम का मास 12 ग्राम होता है। इसको अगर इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो यही नंबर निकल के आएगा जिसकी वैल्यू नियरली आपकी इक्वल होगी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो यहाँ से आपको ये पता चला होगा कि मोल आया कहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 मोल मास लेंगे किसी सबस्टेंस का, ठीक है, और उस सबस्टेंस के एक पार्टिकल से जब उस मास को डिवाइड करेंगे तो जो नंबर निकल के आएगा उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका अभी हम लोग आगे यूज करेंगे नोट। अब हम लोग बात करेंगे जो मोलर मास क्या होता है। मोलर मास, मोलर मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल। 1 मोल पार्टिकल का जो मास होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास। 1 मोल जो पार्टिकल का मास होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, मोलर मास कहते हैं। ये होता क्या है, क्या क्या इसके नाम होते हैं, इसमें ये बहुत नाम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास की। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ये क्या होता है, इसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास ऐसे डिनोट करेंगे। इसका मतलब ये होता है, ये आपका मास ऑफ 1 मोल एटम। एक 1 मोल एटम्स का मास ऑफ 1 मोल एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अब यहां से आपको पता होगा जैसे एटॉमिक मास क्या होता है और ग्राम एटॉमिक मास में क्या रिलेशन है। तो याद रखिएगा, पहले आप 3 वर्ड यहां से सुनिए। पहले तो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, पहले आप एक रिलेटिव एटॉमिक मास लीजिए। रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है आपका,
जब भी हम किसी एक एटम के मास यानी एक एटम के मास को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। जब भी हम एक एटम के मास को, ठीक है, एक एटम के मास को हम किससे डिवाइड करें, एटॉमिक मास यूनिट से। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है हमारी, AMU। इससे डिवाइड करते हैं तो एक क्वांटिटी निकल के आती है, इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये AMU क्या है, AMU इक्वल होता है आपका 1.12 इंटू मास ऑफ एन C12 एटम। C12 एटम के मास के 12th पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, 1 AMU, और इसकी वैल्यू निकल के आती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। प्रैक्टिकली देखा गया है ये वैल्यू, अगर हम अभी देखा था पीछे एवोगाड्रो नंबर, अगर उस नंबर को हम लोग डिवाइड कर दें, 1 को उस नंबर से डिवाइड कर दें, यानी 1/Na लिख दें, या 1/6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दें, तो आपकी यही वैल्यू निकल के आती है। इसी को शॉर्ट में यूनिफाइड मास या यू भी कहते हैं, ठीक है, इसको यूनिफाइड मास भी कह सकते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड है। इसी यानी 1 AMU से, यानी 1 AMU की वैल्यू क्या है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर हम इससे किसी एटम के मास को डिवाइड करेंगे, किसी एक एटम के मास को डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। इससे एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है इज ए रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, तो इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है 12 AMU। अब इसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट से डिवाइड करें, यानी AMU से डिवाइड करें, तो AMU कट जाए, यानी कितना निकल के 12। अगर हम इसको ग्राम में समझना चाहते हैं तो 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, यानी उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम अपॉन AMU की वैल्यू ग्राम में रख दो, तो ये वैल्यू क्या होगी, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो यहाँ से देख रहे हो कि ग्राम, ये वैल्यू कट जाएगा, यानी ये जो आएगा 12। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन C12 का क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है आपका, ये वैल्यू जो होती है आपकी यूनिटलेस होती है, यूनिटलेस होती है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे एटॉमिक मास कितना निकल के आएगा, एटॉमिक मास इक्वल टू आपका होगा रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU। यानी एक एटम का मास जो होता है आपका, रिलेटिव एटॉमिक मास को जो हम लोग एटॉमिक मास यूनिट से रिप्रेजेंट, उसे क्या कहते हैं, एक एटम के मास को क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक, सॉरी, एक एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास में अगर हम AMU में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। तो इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक
मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इक्वल क्या आ जाएगा आपका 16 mU। अगर इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो आपका क्या आएगा 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो इतने आपका ग्राम हो जाएगा। तो किसी भी एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है उसको अगर mu में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका एक एटम का मास हो जाएगा। अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका 16 इंटू mu की वैल्यू रख देंगे और mu की वैल्यू आपकी रख के इसको ग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात होती है ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा। ग्राम एटॉमिक मास को लिखा हुआ है मास ऑफ 1 मोल एटम, यानी हम लोग ग्राम एटॉमिक मास की बात करें इक्वल टू क्या होगा एटॉमिक मास और 1 मोल मास ऑफ 1 मोल एटम, यानी एटॉमिक मास जो होता है ये एक एटम का मास होता है और ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का मास होता है। तो उससे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल इक्वल टू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इससे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी इसी को हम लोग क्या कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। जैसे अब यहाँ से हम लोग एटॉमिक मास क्या है पीछे देखो, एटॉमिक मास की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग mu में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है एटॉमिक मास। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इतना वैल्यू निकल के आएगा ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है याद रखिएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन के सम के यानी मास नंबर के बराबर होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16 और यहाँ mu इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतना वैल्यू निकल के आएगा। यहाँ से mu की वैल्यू रख लेंगे यानी 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम इंटू अवोगाड्रो नंबर जो 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जो हम लोग इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये सब कट जाएगा, आपका कितना निकल के आएगा 1 ग्राम यानी 16 ग्राम। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 16 ग्राम। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको पता चल रहा है जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इसका आपका अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूँ तो ऑक्सीजन एटम का अगर हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें तो ये कितना होगा आपका 16। याद रखिएगा जब किसी एटम का सिंबल हम लोग लिखते हैं ZXA तो A क्या है A आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम होता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग मास नंबर। तो ये जो मास नंबर होता है इसी को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, ये यूनिट लेस होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16। अगर हम इसका एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास मतलब क्या होता है मास ऑफ वन एटम, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये वैल्यू आपकी आएगी 16 mU। इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो बहुत कम वैल्यू निकल के आती है 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। और अगर हम इसका ग्राम एटॉमिक मास की बात करें, याद रखना ये बहुत लार्ज वैल्यू है। ग्राम एटॉमिक मास की बात करें या इसको हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम्स, मास ऑफ 1 मोल एटम मास। ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये वैल्यू जो होगी 16
ग्राम। यानी अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे एमयू लगा देंगे तो एक एटम का मास हो जाएगा। बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटा मास है, जो जिसकी एमयू की वैल्यू रखेंगे -24 ग्राम निकले, ये आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, बहुत छोटी वैल्यू है। जबकि अगर हम लोग उसमें ग्राम लगा देंगे तो ये बहुत लार्ज वैल्यू हो जाएगी, यहाँ बहुत लार्ज वैल्यू हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे अगर हम ग्राम लगा देंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू, और अगर एमयू लगा देंगे तो बहुत छोटी वैल्यू। यानी अगर हमको एक एटम का मास निकालना है तो रिलेटिव एटॉमिक मास यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, इसी को हम लोग मास नंबर कहते हैं, और यही रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। अब कहोगे इलेक्ट्रॉन क्यों इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेजिबल होता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू निकल को मास नंबर होता है, इसी को रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। और रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे एमयू लगा देंगे, यूनिट जो एटॉमिक मास यूनिट है वो लगा देंगे तो एक एटम का मास हो जाएगा, और उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो एमयू की वैल्यू रख देंगे, ये भी एक एटम का मास है। और अगर उसको एक मोल एटम की बात करें 16 ग्राम हो जाएगा। तो यानी अगर हम ग्राम लगा देंगे तो बहुत लार्ज वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपको एक तो ये फार्मूला आपको याद रखिएगा, जैसे मान लो यानी रिलेटिव एटॉमिक मास, एक फार्मूला रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू क्या है, एटॉमिक मास अपॉन एमयू। ठीक है, एटॉमिक मास अपॉन एमयू। जब भी हम एटॉमिक मास को एमयू से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। और ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है हमारा, ये आपका रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे हम लोग क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम लगा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एक मोल एटम का मास निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चला। तो यहाँ से हम लोग इस्तेमाल इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड आउट मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम। तो ये अगर हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो इसको दो तरीके करने के हैं। आपको पता होना चाहिए 2 ऑक्सीजन एटम का मास पूछना है, तो आप कैसे कर सकते हैं इसको। तो एक तरीका ये है, आपको पता है, एक तो ये तरीका है, आप एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, तो मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास जो है, मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इक्वल टू क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, 8O16। मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम तो 16 है, तो 16 के आगे क्या लगा देंगे, एमयू। तो एक एटम का मास कितना है, 16 एमयू। ठीक है, तो अगर आपके 2 एटम का मास पूछ रहा है तो एटम तो डिविजिबल नहीं है, तो एक एटम का मास दोगुना हो जाएगा, इसका 2 गुना यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 2 एमयू, यानी आपका 32 एमयू निकल के आएगा। अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो आपको पता है, तो ग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक तो ये तरीका है करने का, इस तरीके से आप पता कर लीजिएगा। दूसरा तरीका इसका, इसको नोट कर लीजिए, एक और तरीका है, आपको पता होना चाहिए 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास जो होगा ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, उससे भी कर सकते, इसको पहले नोट कर लीजिए। एक तो इसका दूसरा तरीका ये है, आपको पता है अगर आपको दो एटम का मास पूछ रहा है तो आपको पता है 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, 16 ग्राम। तो आपको पता है मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, या इसको क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हो, मास ऑफ
मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। और क्या कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होती है आपकी 16 ग्राम। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब यहाँ से जो 1 मोल यानी 1 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 ग्राम। तो 1 मोल में हमें पहले बताया था 1 मोल में कितना एटम होगा, तो आपको पता है कि 1 मोल इक्वल टू, यानी हमारे 1 मोल इक्वल टू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये इक्वल टू क्या होगा 16 ग्राम। तो बताओ यहाँ से अगर 2 एटम का मास निकाल लें तो आपका 2 एटम्स का अगर मास निकालना हो तो एक एटम का मास निकालने क्या करेंगे 16/6.022 इंटू 10⁻23 6.022 इंटू 10⁻23 एक एटम का मास हो गया इंटू 2। तो यहाँ से आपके ऑक्सीजन के 2 एटम का मास निकाला आएगा और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी निकल के आएगी 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। वही वैल्यू निकल के आएगी क्योंकि 1/6.022 इंटू 10⁻23 की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी इतना, और इंटू 2 आपका 32 हो जाएगा। तो ये वैल्यू, यानी हम कभी भी अगर 2 एटम का, 3 एटम का या 5 एटम का मास निकालना चाहें किसी, तो उस के ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें। जितने एटम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें कि जितने एटम का मास निकालना होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई। तो यहाँ से एक फार्मूला आपका बन जाएगा, यानी आपका अगर x एटम का मास निकालना है आपको, मान लो मास ऑफ x एटम, मास ऑफ x एटम्स इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो 1 मोल एटम का मास को क्या कहते हैं हम लोग, 1 मोल एटम को क्या मास कहते हैं हम लोग एटॉमिक मास, और किसमें क्या रखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, और क्या इसकी यूनिट होगी ग्राम अपॉन Na इंटू एक्स। तो मास ऑफ एक्स एटम्स निकालने तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। याद रखिए, जैसे मान लो क्वेश्चन कह रहे हैं इसी फॉर्मूले में थे, फाइंड आउट मास ऑफ 10 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी ऑक्सीजन का ग्राम का मास कितना होता है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या होगा मास ऑफ 10 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एक एटम का मास ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 16 ग्राम अपॉन Na की वैल्यू है, Na की वैल्यू रख लीजिए इंटू 10। तो ये आपका आंसर आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूँ उसको याद रखिए। जैसे कोई भी एलिमेंट है, अगर एलिमेंट तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास इसकी यूनिट क्या होगी आपकी एमयू, ग्राम एटॉमिक मास या इसको कह सकते हैं मास ऑफ Na एटम्स। तो
तो एलिमेंट जैसे मान लो हम याद रखिए कुछ हमने लिखे थे तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास नियरली कितना होता है 1, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन होता है और एक प्रोटॉन का मास जो होता है एक AMU के इक्वल होता है। तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 1 AMU और मास ऑफ Na एटम्स कितना हो जाएगा उसका 1 ग्राम। ऐसे ही आपका हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा आपका, हीलियम में क्या होता है 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होगा इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा 4 नियरली, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4 AMU और इसका ग्राम एटॉमिक मास यानी Na एटम्स का मास कितना होगा आपका 4 ग्राम। ऐसे हीलियम है, फिर आपका ऐसे मान लो कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है आपका 12 होता है, ये 12 AMU होगा और इसके Na एटम्स का मास जो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम। ऐसे ही आपका नाइट्रोजन, इसका यहाँ 14 होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के सम को मास नंबर को अगर हम इसमें लिखेंगे तो आपका क्या होगा 14 AMU हो जाएगा, ये एक एटम का मास है और ये 14 ग्राम, ये एक मोल एटम्स का मास है। ऑक्सीजन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नाम 16 होगा तो यहाँ एक एटम का मास 16 AMU हो जाएगा और उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम लगा देंगे तो एक मोल एटम का मास हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मान लो एटम, हम कोई भी एटम लिख लें, मान लो कोई एटम X मान लें तो इसका अगर मास नंबर हमारा कितना है A, मास नंबर अगर A है, ठीक है, सॉरी रिलेटिव एटॉमिक मास आपका A है, रिलेटिव एटॉमिक मास या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं मास नंबर भी कह सकते हैं। तो इसके एक एटम का मास कितना होगा आपका 1 AMU हो जाएगा और आपका एक मोल एटम का मास आपका 1 ग्राम होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है, ये वैल्यू बहुत बड़ी है और ये वैल्यू बहुत छोटी है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा जो भी हम लोग ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो ये मास ऑफ Na एटम्स की बात होगी। तो यहाँ से मोलर मास आप पता चल गया, मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल। तो हमने किसके एलिमेंट जो हैं हमने उनके एटॉमिक मास की बात की, एटॉमिक मास की बात की, रिलेटिव एटॉमिक मास की और ग्राम एटॉमिक मास की। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप इसको दोहरा लीजिए। तो यहाँ से आपको पता होगा जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो सम होता है उसको मास नंबर कहते हैं या न्यूक्लियर कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे अगर AMU लगा देंगे तो वो एक एटम का मास हो जाएगा और उसके आगे अगर ग्राम लगा देंगे तो वो एक मोल एटम का मास हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, इसको हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। ये क्या है, या इसको कह सकते हैं, या इसको मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। बाकी इसका वो सब सिंबल वगैरह वही नॉर्मल है, इसको हम लोग भी उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होगा यूनिटलेस होगा, अगर हम इसको मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो AMU में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर एक मोल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे ग्राम लगा देंगे। जैसे कुछ हम मॉलिक्यूल लिख दे रहे हैं उससे आप याद कर लीजिए इसी तरीके, जैसे मॉलिक्यूल लिख लीजिए, यहाँ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास
यहाँ मॉलिक्यूलर मास यानी एक मॉलिक्यूल का मास, ये किसमें mu में रिप्रेजेंट किया जाएगा, और आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास या इसको मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स कह सकते हो या इसको मोलर मास कह सकते हो, ठीक है, या मास ऑफ Na मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चला गया। जैसे मान लो हम कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे अब यहाँ पे हमने लिख दिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है एक मॉलिक्यूल है, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो उसी हिसाब से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम, यानी इसमें हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, दो में दो प्रोटॉन है, यानी इसका कितना आएगा 2। मॉलिक्यूलर मास कितना 2 × 1, यानी हम लोग क्या 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 2 है, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा आपका 2 और एक मोल मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा आपका 2 ग्राम। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये Na मॉलिक्यूल्स का मास होगा। ऐसे मान लो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या है 16 × 2 यानी 32 हो जाएगा एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। ये 2 क्या है, इसकी एटॉमिसिटी, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। और अगर हम लोग इसी मॉलिक्यूलर मास को अगर mu में लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 32 mu। ये एक मॉलिक्यूल का मास है। और 32 ग्राम अगर लिख दीजिए तो ये एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास होगा, इसी को याद रखिए, यानी Na मॉलिक्यूल्स का मास, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स का मास हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी का अगर लिखना है, जैसे मान लो आपको ओजोन, तो इसका क्या होगा, एक ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना 16, तो 3 एटम है, तो 16 3 जा यानी 48 हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। जो रिलेटिव जहाँ भी वर्ड हो यानी यूनिटलेस हो जाएगा रिलेटिव। और यहाँ एक मॉलिक्यूल का मास होगा, एक मॉलिक्यूल का मास अगर लिखेंगे ओजोन का, तो आपका हो जाएगा 48 mu, और एक मोल मॉलिक्यूल का ओजोन मॉलिक्यूल का मास 48 ग्राम होगा। तो इसके एक मॉलिक्यूल में ओजोन के 3 एटम है। ऐसे मान लो NaOH लिखते हैं, तो NaOH का निकालेंगे अगर आपका, तो सोडियम का 23 × 1 और प्लस 16 × 1 ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन 1 × 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 40, और इसका ये जो हो जाएगा आपका 40 mu, और एक मोल मॉलिक्यूल का मास जो होगा 40 ग्राम। तो एक मोल Na मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा। तो मोलर मास मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, ये आपका मोलर मास है। मोलर मास जो होता है आपका, याद रखिएगा, मोलर मास जो होता है आपका बहुत लार्ज वैल्यू है। तो इसमें हम लोग जैसे अगर हमने लिख दिया 2 mu, याद करिए 2 mu मतलब मास ऑफ 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और 2 ग्राम मतलब मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से पता चल रहा होगा आपका जो मोलर मास है, मोलर मास जो होता है उसको हम लोग एक मोल का मास कहते हैं। इसी तरीके से हम लोग आयंस के लिए भी कह सकते हैं। जैसे मान लो मोलर मास ऑफ आयंस, मोलर मास ऑफ आयन, इसको मोलर मास ऑफ आयंस को हम लोग कहते हैं ग्राम आयनिक मास। तो ये भी क्या होता है, मास ऑफ, उसी तरीके से मास ऑफ Na आयंस। तो इसमें आप याद रखिएगा, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे आयन लिख रहे हैं, यहाँ उसका रिलेटिव आयनिक मास, यहाँ आयनिक मास, यहाँ ग्राम आयनिक मास। तो जैसे मान लो जैसे हम कहें कार्बोनेट, तो इसको आप ऐड करोगे
तो इनका आपका निकल के आएगा 60। तो 60 क्या होगा, रिलेटिव आयनिक मास हो जाएगा। आयनिक मास जो होगा 60 mu हो जाएगा, और ग्राम आयनिक मास क्या होगा 60 ग्राम। यानी ये मास ऑफ Na आयंस, Na आयंस का मास होगा 60। कैसे निकल के आएगा आप याद रखिएगा, जैसे कार्बन का आपका 12 होता है, इसका निकाल लीजिए कार्बन का 12 इंटू 1 16 इंटू 3, इसको ऐड करेंगे 12 प्लस 40 है इक्वल टू क्या आएगा 60। तो 60 आपका निकल के आता है, इसको रिलेटिव आयनिक। तो इसी तरीके से हम लोग, यानी अगर जब भी हम ग्राम आयनिक मास की बात करें तो इसके मतलब 1 मोल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको यहाँ तक जितना हमने बताया है, इसका अगर कंक्लूजन की बात करें तो आपको क्या याद रखना है, जब भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास में ग्राम लगा देंगे तो 1 मोल का हो जाएगा, या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगा देंगे तो 1 मोल का होगा। तो जब भी रिलेटिव जो मास और रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर mu में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 पार्टिकल की बात करेगा, और ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल पार्टिकल की बात करेगा। तो कितना आसान है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, याद करके आइएगा। नेक्स्ट हम आगे इसको फिर डिस्कस करेंगे तो याद कराएंगे। तो इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम लोग बात करें, जैसे मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल क्या होता है, अगर हम बात करें मॉलिक्यूल, तो अगर मॉलिक्यूल की बात करने से पहले हम लोग एटम की बात करें। जैसे एटम के एटॉमिक मास की बात कर ली हमने। एटम क्या है अगर बात करें तो एटम जो होता है आपका, एटम की बात करें तो एटम किससे बना होता है। एटम आपका जो होता है आपका किससे बना होता है। एटम हमारा बेसिकली 3 पार्टिकल से बना होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर आपका एटम बना होता है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन हम लोग एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। प्रोटॉन आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और कभी भी 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम में एटम का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो यानी और किसी दूसरे एटॉमिक नंबर 1 मतलब हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना है 1, तो Z कितना हो जाएगा 1, और किसी एलिमेंट का Z1 नहीं होगा। तो यानी जिन एलिमेंट का जिन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होगा वो हमेशा क्या होगा आपका हाइड्रोजन ही होगा। ऐसे मान लो अगर हम हीलियम की बात करें 2He4, तो ये मास नंबर है, ये जो है एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन कितने होंगे 2। तो जब कभी भी किसी एलिमेंट में, किसी भी एटम में 2 अगर प्रोटॉन होंगे तो वो हीलियम ही होगा। यानी डिफरेंशिएटिंग पार्टिकल जो होता है, जिससे हम लोग डिफरेंट काइंड के एटम को हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट काइंड के या डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं, तो किसकी बेसिस पे कहते हैं हम लोग, प्रोटॉन की बेसिस पे। क्योंकि कभी भी 2 एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं लेकिन प्रोटॉन सेम नहीं होगा, ठीक है। प्रोटॉन कभी भी सेम नहीं हो सकता। जैसे मान लो, अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो हम लिखें हाइड्रोजन H- लिख दें और He लिख दें, तो यहाँ पे क्या है, इसमें अगर देखें ये तो ये हाइड्राइड आयन है, इसको क्या हाइड्राइड आयन, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन इसमें भी 2, इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन कितने हैं इसमें 2, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, यानी इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है। लेकिन ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हाइड्राइड आयन को है तो हाइड्रोजन, ये हीलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी डिफरेंशिएटिंग पार्टिकल क्या है हमारा, प्रोटॉन।
तो हम लोग प्रोटॉन की बेसिस पे हम अलग अलग काइंड के एलिमेंट की बात करते हैं, उनके एटम की। क्लियर? अगर हम इसी तरीके से अगर बहुत सारे हम लोग एक ही एलिमेंट के अगर हम मतलब हम एक ही टाइप के अगर एटम्स हम लोग एक एक करके बहुत सारे अगर एटम्स रखते चले जाएं, एक ही एलिमेंट एक ही काइंड के एटम रखते चले जाएं, जैसे मान लो हाइड्रोजन के एटम यहाँ रखते चले जाए रखते, तो ये क्या बन जाएगा आपका एक मैटर बन जाएगा, और उस मैटर को क्या कहोगे आप? हाइड्रोजन। क्योंकि सिंगल एटम तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिंगल एटम को दिखाई नहीं पड़ेगा। एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास मैं बता चुका हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है आपका, ये मास नंबर के बराबर होता है। ये क्या है आपका? मास नंबर। और इसका एटॉमिक मास जो होता है आपका, मास नंबर को मैं बता चुका हूँ, इसको मास नंबर को अगर हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? आपका एटॉमिक मास हो जाता है। ये क्या है आपका? एटॉमिक मास। ये हमारा एटॉमिक मास है। और अगर एक एटम के ग्राम एटॉमिक मास, अगर एक मोल एटम की मास की बात करें तो, या मोलर मास की बात करें तो ये क्या होगा? 1 ग्राम। तो ये क्या होगा? 1 ग्राम होगा, ये आपका क्या है? मोलर मास। एटम कैसा होता है? एटम आपके जनरली कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। कुछ को छोड़ के, जैसे इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस वगैरह को छोड़ के एटम जनरली अनस्टेबल होता है। ये कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। और एटम जनरली नोबल गैसेस को छोड़ के फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये किसी न किसी से जुड़ जाएगा एक्सेप्ट नोबल गैसेस। तो ये बातें कुछ एटम के बारे में थी, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग मॉलिक्यूल की बात करेंगे। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल भी एक छोटा पार्टिकल होता है विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट फ्री। ये आपका फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर? कैसे बनता है? एटम्स जो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? आपके मॉलिक्यूल। एटम्स जो अनस्टेबल एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम हो सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग बात करें, जैसे मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल, और इधर हम लोग लिख रहे हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? एक मॉलिक्यूल में जितने किसी एलिमेंट, जितने एटम्स होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? एटॉमिसिटी। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, तो यहाँ पे एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। अगर हम हीलियम की बात करें तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 1। CO2 की बात करें, इसकी एटॉमिसिटी, एक मॉलिक्यूल कितने एटम है? 1 कार्बन का, 2 ऑक्सीजन के, कितनी हो जाएगी आपकी? 3। अमोनिया की बात करें तो कितनी एटॉमिसिटी हो जाएगी? 4। तो अगर एटॉमिसिटी की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो कह दिया जाए फाइंड आउट
फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स in 10 molecule of H2SO4। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है इन 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो एटम्स कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए फार्मूला वही बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मॉलिक्यूल दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके एटम्स निकल आएंगे। तो इसको याद रखिए, जैसे मान लो नंबर ऑफ एटम्स इन 10 मॉलिक्यूल अब H2SO4, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना निकल के आएगा, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 10, एटॉमिसिटी कितनी है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर के 3 और 4 ऑक्सीजन के 7, यानी 7, यानी कितना आ जाएगा 70, यानी तो एटम कितने निकल के आएंगे 70 हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट नंबर ऑफ डिफरेंट फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in 100 molecules of ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो इसमें अब कितने कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे अगर आप देखें टोटल अगर एटम्स पूछे तो अलग चीज, अगर अलग अलग उसमें अगर देखा जाए तो कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है 6, हाइड्रोजन कितनी है 12, ऑक्सीजन कितनी है 6, तो ऑक्सीजन एटम्स की पूछ रहा है। तो अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर निकाला चाहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पिछला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं आपके 100, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 100, और कार्बन तो हम यहाँ पे कार्बन की एटम निकालेंगे तो कार्बन की एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कार्बन एटॉमिसिटी कितनी 6, यानी कितना आ जाएगा आपका 600। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर निकालेंगे, हम हाइड्रोजन के नंबर एटम्स का नंबर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 100 × 12, यानी कितना हो जाएगा 1200। और इसी तरीके से आपका ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 100 × 6, यानी कितना आ जाएगा आपका 600। तो इस तरीके से हम अगर आपको अगर टोटल पूछा जाए, अगर आपसे टोटल मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो टोटल अगर एटम्स पूछ रहा है आपसे तो आप क्या होंगे 100 × या तो इनको ऐड कर दीजिए या टोटल मॉलिक्यूल्स टोटल एटॉमिसिटी कितनी है 24, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 2400 निकल के आ जाएंगे। इस तरीके से हम जैसे मॉलिक्यूल्स अगर दिए हुए हैं तो मॉलिक्यूल दिए हैं उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं एटम्स निकाल सकते हैं। याद रखिए इन फॉर्मूलों का हम लोग आगे यूज करेंगे जो हम लोग मोल्स वगैरह बताएंगे, ठीक है, मोल्स में इसको हम यूज करेंगे। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है
तो यहाँ से हम लोग एटम्स निकाल सकते हैं एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके। अब देखना है किसकी एटॉमिसिटी पूछना है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मोल्स। तो जैसे हम लोग पीछे बताया था मोल्स निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फाइंडिंग ऑफ मोल्स, फाइंडिंग ऑफ मोल्स। तो मोल्स निकालने के लिए बेसिकली कई सारे फॉर्मूले हैं, तो याद रखिए। तो पहला, अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी क्या दिया, मास दिया जाए, तो जब कभी मास दिया जाता है तो मास को मोल में चेंज करने के लिए हम लोग उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे। मास से मोल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। W क्या है आपका, जो मास आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, गिवन मास। M क्या है आपका, मोलर मास। अब क्वेश्चन में जिसकी बात कहे, जैसे NaOH की बात करा तो NaOH का मोलर मास रख देंगे, हाइड्रोजन की बात करा हाइड्रोजन का मोलर मास रख देंगे, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो ग्राम एटॉमिक मास रख देंगे। इस तरीके से हम यहाँ से मोल निकाल लेंगे। N क्या है इसमें, N आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आस्किंग स्पीसीज, जिसके मोल पूछा जा रहा है वो उसके मोल आप यहाँ से निकाल देंगे। क्लियर। जैसे क्वेश्चन की बात करें हम लोग, जैसे फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 8 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन के 8 ग्राम में आपके हाइड्रोजन के मोल पूछ रहा है। तो यहाँ पे 8 ग्राम हाइड्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन, 50 ग्राम हाइड्रोजन, जो भी आपका वेरिएबल मास होगा वो। और ये क्या है, ये मोलर मास है, ये तो फिक्स होता है। ये क्या होता है, फिक्स होता है। ये आपको एटॉमिक मास याद रखेंगे तो उसके हेल्प से आप कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो पहले दिया क्या है, ग्राम दिया गया है। क्या दिया गया, तो ग्राम दिया गया, तो मास है, तो मास यहाँ रखिए, किलोग्राम में दिया तो ग्राम में चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोलर मास रख दीजिए। मोलर मास ये किसका रखेंगे, जिसका पूछ रहा है, जो हाइड्रोजन का पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है भाई, तो हाइड्रोजन का एक एटम का जो होता है मोलर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है आपका 2, यानी 2 इसमें हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता है, उसका ग्राम लगा देंगे तो ये क्या होगा, मोलर मास। गिवन मास कितना है, W हाइड्रोजन कितना दिया गया क्वेश्चन में, ये वेरिएबल होता है, यहाँ पे 8 ग्राम दिया गया है। अब आपसे पूछ कह रहा है हाइड्रोजन के मोल्स पूछ रहा है, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो आपका याद रखिएगा, तो NH2 इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास, गिवन मास कितना है, W कितना है 8 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना है हाइड्रोजन का 2 ग्राम। तो यहाँ से ग्राम ग्राम डिवाइड हो जाए, 2 4 जा 8, यानी कितना आएगा आपका ग्राम ग्राम का, यानी 4 आ गया, यानी कितने मोल आ गए 4। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे, सॉरी हाइड्रोजन के कितने मोल आ गए, 4 मोल निकल के आ गए, यानी 4 मोल आ गए, ठीक है, मोल आ गए, 4 मोल आपके आ गए। तो यहाँ से इसको आप याद रखिए। तो इसमें आपका ये W पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तो जब भी मोल मास दिया गया तो याद रखिए मामा, मामा याद रखिए कि मास को मास से डिवाइड करेंगे। वेट दिया है तो चाहे एटॉमिक वेट, चाहे वेट कहे या मास कहे, केमिस्ट्री में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। तो वेट दिया है या मास दिया गया, इसको फिक्स मास से डिवाइड करेंगे तो उस चीज़ के मोल निकल जाएंगे, ठीक है। एक
और क्वेश्चन करिए इसी फार्मूले पे। फाइंड आउट मास ऑफ mass of 5 mole of नाइट्रोजन, ठीक है, 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो, अब यहाँ पे नाइट्रोजन का है तो एक कंफ्यूजन ये होता है कि नाइट्रोजन एटम लें कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लें। तो जब तक कुछ ना कहा जाए तो आप मॉलिक्यूल लेंगे, एटम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रीली एग्जिस्टिंग स्पीसीज क्या होती है आपकी? मॉलिक्यूल होती है, वही स्टेबल है नॉर्मल कंडीशन पे, टेम्परेचर प्रेशर पे। तो जब भी हम जो चीज़ स्टेबल है, अगर कुछ नहीं कह रहा है तो उसकी बात कर रहा है इसका मतलब। तो हम नाइट्रोजन यहाँ पे मॉलिक्यूल मेंशन नहीं है, तो याद रखिए जब भी ऐसे लिखा हुआ तो आदमी का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल की ही बात कर रहा है, मॉलिक्यूल स्टेबल। या तो नाइट्रोजन एटम मेंशन होता, मेंशन नहीं है तो आपका मॉलिक्यूल की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे मास पूछ रहा है तो आपको फार्मूला पता है, तो आप बता, तो यहाँ पे मोल दिया है, तो यानी क्या दिया है? मोल दिया है, N2 आपका दे रखा है, कितना दिया है? 5। अब आपसे मास पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का। तो मोलर मास नाइट्रोजन का, तो ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है? 16 ग्राम। कितना होता? 16 ग्राम, यानी एक एटम का मास 16 ग्राम। और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2 हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना? 28 ग्राम। 28 ग्राम आपका क्या है? इसका मोलर मास है नाइट्रोजन का। और इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे वो आगे डिस्कस करते, तो यहाँ आगे करवाएंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ से क्या आपको पूछ रहा हूँ, इसमें आपको मास पूछ रहा है, तो आपका पता है फार्मूला, तो N इक्वल टू W अपॉन N। तो W पूछ रहा है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W नाइट्रोजन इक्वल टू क्या होगा? NN2 इंटू MN2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से, तो WN2 इक्वल टू कितना है आपका? 5। तो 5 इंटू, और मोलर मास कितना है? 28 ग्राम, यानी कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10, यानी 10 और 4 40, तो 140 ग्राम आपका निकल के। तो इस तरीके से अगर कभी भी मास दिया जाए, मास से मोल में चेंज करना हो तो उसको मोलर मास से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर, देखो ये तो वेरिएबल है, तो यहाँ से आपको इसका मतलब क्या है? जो मोल्स होंगे वो मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी मोल्स जो होता है मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर सेम मास दिया जाए। तो मोल्स आपके मोल्स जो होंगे मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। से क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, तो उसमें कहा गया था जैसे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स या मैक्सिमम मोल्स, जैसे पूछा जाए मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किस में है, जैसे मान लो पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया जैसे 1 ग्राम लिथियम, ऐसे ही ऑप्शन थे। दूसरा मान लो 1 ग्राम सोडियम, तीसरा आपका 1 ग्राम Ag सिल्वर आपका दिया गया है, और चौथा आपका माने 1 ग्राम कैल्शियम। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर मास सेम है तो आप क्या करेंगे, और एटॉमिसिटी भी सबकी 1 1 है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स या मतलब एटम्स पूछेंगे किसके ज़्यादा होंगे, तो जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके एटम्स भी ज़्यादा निकल के आएंगे। तो यहाँ पे यानी मोलर मास देखो इसका कितना होता है? लिथियम का मोलर मास होता है 7 ग्राम, सोडियम का होता है आपका मोलर मास 23 ग्राम, इसका होता है 108 ग्राम, इसका होता है 40 ग्राम, इसका कितना होता है? 40 ग्राम। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर आपका इसमें
मैक्सिमम आपके एटम होंगे, अगर मैक्सिमम एटम पूछ रहा है इसमें से, तो मैक्सिमम कितने निकल के आएंगे, तो मैक्सिमम एटम उसमें निकले जिसका मोलर मास सबसे कम होगा, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ये। तो मैक्सिमम आपके लिथियम में आपके निकल के आएंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। तो एक और, तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कह रहा है, अगर मान लो क्वेश्चन में आपका कोई नंबर दिया जाए, उसको मोल में चेंज करना है, तो आपका याद ये n इक्वल टू n अपॉन n, यानी आपका n अपॉन n की वैल्यू कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। ये क्या है, n क्या है आपका गिवन नंबर, और ये क्या है मोल्स। तो यहाँ से इस अगर कोई नंबर दिया गया है उसको मोल में चेंज करने के लिए इस फार्मूले को यूज करेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल की बात करें, जैसे फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 18 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें मोल्स निकाल रहे हैं, तो यानी देखो ये नंबर दिया है, नंबर मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया जाए, आयंस का नंबर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया है, उसको मोल में चेंज करना हो तो उसको क्या होगा, जो नंबर से क्या करेंगे, इसको डिवाइड। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो गिवन नंबर आपका कितना है, ये वाला, ये आपका n दे रखा है, यानी 18 इंटू 10⁻23 अपॉन, अब एवोगैड्रो नंबर कितना है, इसको नियरली हम लोग 6 इंटू 10⁻23 रख लेंगे। तो ये देखो 6 3 या 18, तो ये क्या यानी कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, तो यानी मोल कितने हो जाएंगे 3। जब भी कोई नंबर दिया जाएगा तो उससे हम लोग मोल्स इस तरीके से आप निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से अगर मान लो क्वेश्चन कर दिया जाए, जैसे फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5 मोल H2SO4। तो अगर नंबर पूछा जाए, मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है यानी n पूछ रहा है आपसे, तो n निकालने के लिए क्या इसी फॉर्मूले में इसका n इक्वल टू क्या, n इंटू Na, तो यानी n इक्वल टू n इंटू Na। n क्या है, नाना, तो नब्बी नंबर पूछा है तो नाना लगा देंगे, तो यानी यहां से आपका मोल्स कितना दिया है 5 इंटू Na, यहाँ पे डायरेक्ट हम Na रख लेते हैं, तो आपका कितना दिया 5 Na, तो यह 5 इतने आपके मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। Na की वैल्यू कितनी है, यानी 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी इतने आपके क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे इसके नाइट्रोजन के। तो इस तरीके से अगर मॉलिक्यूल्स पूछा जाए तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसी तरीके से एक और चीज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है, एक मोल गैस के वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास। तो अगर हम लोग मोलर वॉल्यूम की बात करें तो याद रखिएगा, एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसे क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। जैसे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो आप जानते हो PV इक्वल टू क्या होता है, NRT।
तो यहाँ से V इक्वल टू क्या आ जाएगा, nRT/P। अब याद रखें, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन लें तो अगर हम 1 मोल गैस का अगर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। 1 मोल गैस का अगर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो इसके लिए हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1। R की वैल्यू जो होती है आपकी 8.3, सॉरी यहाँ पे हम लोग R की वैल्यू क्या रखेंगे, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और T जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ये आपकी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। और ये वाला फार्मूला केवल गैस के लिए लगेगा। यहाँ पे T की वैल्यू जो हम गैस के लिए लगेगा, यहाँ पे T की वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू गैस के लिए होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन में रखेंगे तो आपका 273.15 केल्विन हो जाएगा। और P की वैल्यू जो रखेंगे, अगर P की वैल्यू कितनी रखेंगे, हम 1 बार रखेंगे। अगर हम P की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 बार रखेंगे तो ये वैल्यू जो मोलर वॉल्यूम निकल के आएगा आइडियल गैस के लिए, तो ये निकल के आता है 22.7 लीटर। 22.7 लीटर पर मोल ये वैल्यू। तो यहाँ पे यानी हमने n की वैल्यू कितनी रखी, 1। तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर। और कब, जब लोग टेम्परेचर कितना रखेंगे, एक कोई भी गैस हो उसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना 22.7 लीटर होगा। कब होगा, जब टेम्परेचर कितना रखेंगे, टेम्परेचर यहाँ पे रखा गया है 273.15 केल्विन, या आपका 273 केल्विन। प्रेशर कितना रखा गया, 1 बार। ठीक है, 1 बार इक्वल टू आपका होता है 1.01325 ATM। ठीक है, 1 बार इक्वल टू आपका 1 बार रखेंगे और इसकी वैल्यू होती है 0.91। अरे कुछ मतलब बहुत थोड़ा, ये बार जो होता है एटीएम थोड़ा छोटा होता है, तो ये वैल्यू जब ये कंडीशन रखेंगे तब आपका ये है। इसी तरीके से अगर गैस के 1 मोल जो मोलर वॉल्यूम आपका 22.4 लीटर भी आएगा, लीटर पर मोल। ये कब आएगा, जब हम लोग टेम्परेचर रखेंगे 273.15 केल्विन और प्रेशर कितना रखेंगे 1 एटमॉस्फेयर। और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू आपका होता है 1.01325 बार, यह आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यह आपका 760 mm ऑफ Hg, ये रख सकते हैं। तो यहाँ पे तब आपका इतना है। जनरली हम लोग क्वेश्चन में इसी को हम लोग, यानी कोई भी 1 मोल गैस होती है उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो इसको हम लोग यूज करके यहाँ से भी जब भी कोई क्वेश्चन में अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन है तो कोई भी गैस हो उसके 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ से हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन में 22.4 ही लेते हैं, ज़्यादा डिफरेंस है। तो इससे हम लोग एक पता चल रहा होगा 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है। तो यानी हम यहाँ से मोल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n = V अपॉन 22.4। अगर ये वॉल्यूम किसमें दिया है, लीटर में दे रखा है। ठीक है, कब, अगर NTP पे दिया है तो ये यूज करेंगे, अगर V लीटर 22.7 यूज करेंगे जब आपका ये STP पे दे रखा है। ठीक है, तो लेकिन जनरली दोनों में हम लोग यही यूज कर लेते हैं 22.4, ये ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन अगर एकदम एग्जैक्ट लगाना है तो STP पे ये लगाइए, NTP पे लगाइए, 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकल गया। लेकिन अगर ये कंडीशन दी है तभी लिखाएंगे। तो इस फार्मूले का भी हमको इसका यूज करेंगे, तो याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग जब क्वेश्चन पूछे फाइंड आउट
नंबर ऑफ मोल्स in 11.2 लीटर हीलियम गैस। तो यानी अब कंडीशन भी मेंशन होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ नहीं दे रखा है तब भी आप मान लीजिएगा एनटीपी पे बात कर रहा है या एचटीपी पे, एट एनटीपी। तो आप फार्मूला यूज करिएगा, n इक्वल टू वॉल्यूम दिया है तो V अपान 22.4। तो ये लीटर में वॉल्यूम दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसको रख लेंगे 11.2 अपान 22.4। तो इसको आप डिवाइड करेंगे 0.2 यानी कितना आएगा 1.2 यानी 0.5 मोल आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम दे तो VV वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछ दे, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 5 मोल ऑक्सीजन एट एनटीपी। तो 5 मोल ऑक्सीजन, अब यहाँ से एनटीपी पे पूछा है तो फार्मूला आप यूज करें n इक्वल टू V अपान 22.4। तो यहाँ पे n दिया है, तो n दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम का n आपका दिया है 5, तो यहाँ से V अपान 22.4, तो यहाँ से V निकालेंगे तो V इक्वल टू जब 5 × 22.4। तो इस तरीके से हम यहाँ से इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं गैस का। तो इस चीज को आप याद रखिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से इतनी चीजें कर लेंगे। तो इसको आप याद रखिएगा, मोल्स फार्मूलों को खूब याद कर लीजिए, इनकी हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज़ें जैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो मोल्स अगर मान लो दिए हुए हैं, तो मोल्स से अगर आपको मान लो क्या बनाना है, मॉलिक्यूल्स बनाना है, तो मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स से, क्योंकि एक मोल में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, एक मोल में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसलिए 6.022 × 10⁻23 इस नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके मॉलिक्यूल, मोल से मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल दिए हैं, मोल बनाने हैं, तो इसको अवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे हम लोग, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे मोल बन जाएंगे। क्यों, कि डिवाइड कम के लिए क्या होता है, डिवीजन। कि मोल्स कम आएंगे, मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, मोल कम के लिए क्या होगा, डिवीजन। ऐसे ही अगर मोल दिए हैं, मोल से आप मास बनाना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, मोल का मैग्नीट्यूड कम होगा, मोलर मास का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो मोल को हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मास बन जाएगा। ऐसे ही मास अगर दिया है, मोल कम निकल के आए, कम के लिए क्या होगा, डिवीजन, तो इसको मोलर मास से हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो आपके मोल निकल के आ जाएंगे। ऐसे ही मोल से अगर वॉल्यूम आपको बनाना है, मोल से अगर आपको वॉल्यूम बनाना है, अगर एनटीपी एसटीपी कह रहा है मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो उसको क्या करेंगे हम लोग 22.4 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, एनटीपी पे आपका, एनटीपी या एसटीपी पे वॉल्यूम बन जाएगा, एनटीपी पे आपका गैस का वॉल्यूम बन जाएगा। अगर वॉल्यूम दिया है तो इससे मोल बनाने हैं तो उसको क्या करें 22.4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको आपको याद करके आना है इस फार्मूले को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1-2 फार्मूलों को आयु और बताएंगे, एक फार्मूला और मोलैरिटी वाला बता देंगे, फिर इनको हम लोग क्या करें, कैलकुलेशन की खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।